हेलो डियर, अस्सलाम वालेकुम। तो आज आपको भाई दोबारा आपके सामने एक नई वीडियो में हाजिर है। तो आई एम वेरी एक्साइटेड टू टेल यू गाइस कि हम एक नई प्लेलिस्ट स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम बात करेंगे कि हमारे पास कौन से ऐसे बेहतरीन स्टॉक्स हैं जो कि हम 2025 में, पर्सनली मैं अपनी राय दूंगा कि हम 2025 में कौन से ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म, जो आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स दे सकते हैं। इसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है उसकी प्रीवियस हिस्ट्री के बारे में देखना कि क्या वो हमें एक्चुअली इतने गेंस दे चुका है कि नहीं। दूसरा, उसकी ग्रोथ के बारे में सबसे पहली चीज़, दूसरी चीज़ होती है उसकी सेल्स इंक्रीज़ के बारे में होती है, उसकी आरओआई इंक्रीज़ के बारे में होती है कि वो जितना रेवेन्यू कमा रहा है उसमें से अपनी जो आरओआई है वो इंक्रीज़ कर रहा है कि नहीं, ग्रोथ उसकी इंक्रीज़ हो रही है कि नहीं। इसके अलावा उसकी जो प्रॉफिट मार्जिन है, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रॉफिट मार्जिन भी इंक्रीज़ हो रहा है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे, एक माइनर सा एनालिसिस करेंगे। और एक्चुअली मैंने एक नई सीरीज़ शुरू की है क्योंकि काफ़ी लोग चाह रहे थे कि हम कोई इस तरह के स्टॉक्स हमें पता लगे कि जो हम बाय कर सकते हैं 2025 में टू मैक्सिमाइज आवर गेन्स। इसके बाद अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं एक ऐसी वीडियो भी बनाऊं जिसमें आपको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सिखाऊं, जिसमें आपको ये बताऊं कि डिविडेंड ओनली स्टॉक्स कितने परसेंट होने चाहिए आपके पास, पेनी स्टॉक्स कितने परसेंट होने चाहिए आपके पास, लो कैप स्टॉक्स कितने होने चाहिए, हाई कैप स्टॉक्स कितने होने चाहिए, मिड कैप स्टॉक्स कितने होने चाहिए टू मैक्सिमाइज योर गेन्स फॉर फ्यूचर। तो आप लोग नीचे कमेंट में बताएं। तो जितने ज़्यादा कमेंट्स आएंगे मैं उतनी ज़्यादा चांसेस होंगे मैं उस वीडियो को भी बनाऊं। ठीक है। तो अगर सबसे पहले बात की जाए तो आज की वीडियो का हमारे पास सबसे पहला स्टॉक कोलगेट है। कोलगेट के बारे में बहुत सारे एनालिसिस कर चुका हूँ, बहुत सारी वीडियोस पोस्ट कर चुका हूँ, और मैं हमेशा आप लोगों को ये बताता रहा हूँ। इवन ये जब कोलगेट हमारे पास 1300 की प्राइस पे था, 1280 की प्राइस पे था, तब से मैं आपको कह रहा हूँ कि कोलगेट को उठाएं। हालांकि वो नीचे जा गया और 1000 रुपये की प्राइस पे भी आया, तो मैं हमेशा इस पे एम्फसाइज करता रहा हूँ कि आपने कोलगेट को उठाना है। अब उसकी वजह क्या है कि मैं आपको ये क्यों कहता हूँ। ठीक है, तो अब उसकी वजह देखते हैं हम। सबसे पहले एक स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री होनी लाजमी है। सबसे पहले एक स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री, जैसे कि मैंने कहना कहा है, होनी लाजमी है। उसके लिए आपको देखना पड़ता है कि क्या उस स्टॉक की मोनोपोली उस मार्केट में चलती है कि नहीं। आज आप जितने भी अपने घर में देख लो, आप टूथपेस्ट यूज़ करेंगे, टूथपेस्ट का नाम सुन के आपके दिमाग में आएगा कोलगेट, आपके दिमाग में सेंसोडाइन नहीं आएगा, आपके दिमाग में आएगा कोलगेट। ठीक है। फिर आप आपके घर की खवातीन बर्तन धोती होंगी, ठीक है, तो उसके उसको सोच के आपके दिमाग में आएगा कि स्कॉच ब्राइट हो गया या इस तरह के जितने भी हो गए साफ़ करने वाले बर्तन। फिर आप सोचेंगे कि हमारे पास और कौन सी चीज़ें हो सकती हैं, और हमारे पास सर्फ हो सकता है जिससे हम कपड़े धोते हैं, वो सोचेंगे तो उसके दिमाग में सबसे पहले पहली चीज़ क्या आएगी, हमारी चीज़ में आएगा कि हमने या तो ब्राइट है या तो सर्फ एक्सेल है, इस तरह की इस तरह के हैं। तो अब ये जो डेली कंज्यूमर प्रोडक्ट्स होती हैं ना, कि जो डेली लाइफ की प्रोडक्ट्स होती हैं, इसमें जिसकी मोनोपोली है ना, वो हमने चीज़ उठानी है। अगर नीचे जाके हम देखें कोलगेट में ही, तो इसकी मोनोपोली हर जगह है। ब्राइट, बोनस, पावर मैक्स, ये जो है सुपर मैक्स जो भी है, ठीक है। फिर आपके पास ये सॉफ्ट टैलन, पता नहीं क्या है, पामोलिव नेचुरल साबुन, फिर ये एक्सप्रेस पावर, कोलगेट इटसेल्फ, ब्राइट वगैरह, ये सारी चीज़ें इसकी इसकी पाकिस्तानी मार्केट में मोनोपोली है। और ये इंटरनेशनल ब्रांड है ऑब्वियसली, लेकिन पाकिस्तानी मार्केट में भी इसकी मोनोपोली है। इस तरह हमने पहले एक शेयर देखा था जिसकी पाकिस्तानी मार्केट में मोनोपोली थी, जो अब वो डीलिस्टेड हो चुका है। जो हमारे पास था सुजुकी, सुजुकी का शेयर हमारे पास था, जो हमारे पास अब डीलिस्टेड हो चुका है, जिसमें पाकिस्तान में जिसकी मोनोपोली थी। मजीद आगे चीज़ों को लेकर चलते हैं, तो हमने यहाँ पर देखा है कि कोलगेट की प्राइस रेंज देख लेते हैं। 20 सालों में हमने देखते हैं कि कोलगेट कहाँ पे खड़ा है। अब 20 सालों में हमने देखा है कि कोलगेट की प्राइस शुरू हुई थी पिछले 20 सालों में 200 रुपये से, और मैक्सिमम उसने हाई लगाया 3500 का, 3624 का, और अब वो तकरीबन 1300 पे बिक रहा है। चार्ट से हम देखें तो हमें पता लगता है कि 1044, 1050 को भी टच करके आया है। इंडेक्स वर्सेस कंपनी देखें तो ये कंपनी इंडेक्स के अगेंस्ट किस तरह परफॉर्म करती है वो भी देख लेते हैं। डाटा लोड नहीं हो रहा।
ईयर में हम देख लेते हैं, ईयर में हमारे पास ज़्यादा बेहतर डाटा आएगा। हमारे पास यहाँ पर डाटा ही नहीं लोड हो रहा। चलिए मंथ में ही हम देख लेते हैं। अगर यहाँ पे हम इसी बीटा वैल्यू देखें तो बीटा वैल्यू 0.29 है, जिसका मतलब ये है कि कोलगेट को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता के सी हंड्रेड की फ्लक्चुएशन से, जो कि एक अच्छी चीज़ इस सेंस में है कि के सी हंड्रेड सपोज नीचे जा रहा है ना और वो डंप हो रहा है, ठीक है, तो कोलगेट को उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, कोलगेट अपनी जर्नी जारी रखेगा। ये एक इसमें पॉजिटिव चीज़ है। अगर हम एस आई बी में देखें, एस आई बी में अगर हम देखें तो हमें यहाँ पे पता लगता है कि जब से कोलगेट का स्टॉक लिस्ट हुआ है, तब से अब अगर हमने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की होती तो आज हमने टोटल वैल्यू हमने इन्वेस्ट की होती 2,62,000, और उसकी मार्केट वैल्यू बाय प्राइस होती तकरीबन हमारे पास 7,50,000 रुपये, और उसकी जो एक्चुअल मार्केट वैल्यू होती वो हमारे पास होती तकरीबन 32 लाख रुपीज़। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा मैं बाद में, आर में जब जाऊंगा तो वो हम तब देखेंगे। वो एक इंटरेस्टिंग पार्ट है, वो ज़रूर आपने देखना है कि आर में इसने कितने गेंस दिए हमें। अगर यहाँ में हम बात करें तो ये मैंने आपको प्रोडक्ट सारी बता दी हैं। अच्छा, सेल्स की बात करें तो वी कैन सी अ विविड इंक्रीज इन दी सेल्स, और हमें ग्रॉस प्रॉफिट में भी कैटेगोरिकल डिफरेंस देखने को मिल रहा है, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है कि ये कंपनी मैक्सिमाइज करने की कोशिश कर रही है अपने ग्रॉस प्रॉफिट्स को। ठीक है, यहाँ पे हमने देखा 25 से 28 पे गया, 28 से 34 पे गया। जितना ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस मार्जिन ज़्यादा होगा, उतनी कंपनी ज़्यादा पैसा बनाएगी, उतनी शेयर होल्डर्स में ज़्यादा डिविडेंड्स डिस्ट्रीब्यूट होंगे, और बोनस के चांस भी ज़्यादा हो सकते हैं। नेट प्रॉफिट मार्जिन भी ऑब्वियसली इंक्रीज हो रहा है, तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है। डिविडेंड डिविडेंड देने वाला शेयर है नहीं है कोलगेट। कोलगेट इज सोली ग्रोथ ओरिएंटेड शेयर। ठीक है, अगर तो आप लोग चाहते हैं, मैं अगेन ये बात रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इस पे वीडियो बनाऊं कि आपको अपने जो पोर्टफोलियो है उसमें ग्रोथ ओरिएंटेड स्टॉक कितने परसेंट रखने हैं, डिविडेंड ओरिएंटेड स्टॉक कितने परसेंट रखने हैं, स्विंग ट्रेडिंग के लिए जो पेनी स्टॉक्स हैं वो कितने परसेंट रखने हैं, कितने कितने पोर्टफोलियो को कितने कितने रिस्क के साथ मैनेज करना है, कितना कितने स्टॉक्स मैक्सिमम आपके पास कितने स्टॉक होने चाहिए, जो हम कहते हैं कि डोंट पुट योर ऑल एग्स इन वन बास्केट, तो कितने मैक्सिमम स्टॉक्स होने चाहिए। अब यही नहीं कि आपने अपने पूरे पोर्टफोलियो में ही एक WTL रखा हुआ है और वो ऊपर जाएगा तो आपको प्रॉफिट होगा, नहीं तो बाकी आपका पोर्टफोलियो डाउन ही है। इस तरह की चीज़ें नहीं करनी, कभी भी एक स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करना हमेशा। ये अगर आप चाहते हैं मैं इस तरह की इंफॉर्मेटिव चीज़ें बनाऊँ तो मस्ट कमेंट, मुझे आपके कमेंट पढ़ के बहुत अच्छा लगता है और आप लोग बहुत सपोर्ट दिखाते हैं, और कमेंट ज़रूर किया करें। अच्छा, कमिंग टू द टॉपिक, हमारे पास ये डिविडेंड देने वाला शेयर नहीं है तो हम इसे कोई डिविडेंड एक्सपेक्ट नहीं करते, बट वी कैन सी गुड इंक्रीज इन डिविडेंड टू। अगर हम यहाँ पे देखें डिविडेंड की परसेंटेजेस इंक्रीज हो रही हैं। एक भाई ने पूछा था, मुझे याद है कि प्राइस इंक्रीज होने की वजह से डिविडेंड यील्ड पे फ़र्क होता है। ऑब्वियसली प्राइस जब इंक्रीज होती है तो डिविडेंड यील्ड कम हो जाती है, क्योंकि कंपनी अपनी प्रीवियस अर्निंग्स, और क्योंकि उसकी ये उस सिनेरियो में होता है जब कंपनी की अर्निंग स्टेबल है। ठीक है, लेकिन अगर कंपनी की अर्निंग्स में ग्रोथ आ रही है तो जाहिर सी बात है कंपनी को कोई नुकसान नहीं है कि वो अपने पल्ले से ज़्यादा पैसे दे डिविडेंड की सूरत में शेयर होल्डर्स को। तो इवेंचुअली अगर कंपनी की सेल्स इंक्रीज हो रही हैं तो कंपनी की डिविडेंड यील्ड तब ही इंक्रीज होगी जब कंपनी ज़्यादा अपना ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन बना रही है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कंपनी को अगर एक ही कांस्टेंट अंदाज में फ़ायदा हो रहा है, सपोज हम एग्जांपल लेते हैं, $1 मिलियन एक कंपनी को फ़ायदा हो रहा है और 5 साल से उतना ही फ़ायदा हो रहा है। 5 साल पहले वो कंपनी 20 रुपए की थी, आज वो कंपनी 50 रुपए की है, लेकिन उसने उन्हीं 5 सालों में चूंकि उसको $1 मिलियन का फ़ायदा हो रहा है, उसकी ईपीएस हम समझ लेते हैं 11 रुपए पर शेयर है, और उसकी 5 सालों में यही ईपीएस कंसिस्टेंट रही है, ना इंक्रीज हुई है ना डिक्रीज हुई है, तो वो कंपनी कैसे आपको ज़्यादा डिविडेंड दे सकती है। तो वो कंपनी हमेशा कहेगी कि हम अपने डिविडेंड को कंसिस्टेंट रखेंगे, और कंपनी की प्राइस इंक्रीज होगी और डिविडेंड कंसिस्टेंट रहा तो डिविडेंड यील्ड पे इफेक्ट पड़ेगा। तो हमेशा आपने वो स्टॉक उठाने हैं जो डिविडेंड यील्डिंग के स्टॉक्स की बात कर रहा हूँ, जो अपनी ग्रोथ में इंक्रीज ला रहे हैं, जो अपने नेट प्रॉफिट में इंक्रीज ला रहे हैं, जिनकी ईपीएस इंक्रीज हो रही है, तो इवेंचुअली उनकी डिविडेंड यील्ड भी इंक्रीज होगी।
उम्मीद है आपको बात समझ आई होगी। इस तरह हमने यहाँ पे भी देखा कोलगेट की ईपीएस इंक्रीज हो रही है, इसलिए मैं एम्फोसाइज कर रहा हूँ कि इसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। इक्विटी एसेट ये सारी चीज़ें मैं आपको पहले दिखा चुका हूँ। 2019 20 21 22 23 में हमारे पास इसकी करंट रेशो में देख सकते हैं इसमें डेप्ट में इंक्रीज़ हुआ है। डेप्ट में इंक्रीज इस वजह से हो सकता है कि ये अपने आप को एक्सपेंशन के लिए कंपनीज डेप्ट लेती रहती हैं, और डेप्ट जो करंट रेशो होती है वो तब तक अच्छी समझी जाती है जब तक मेरे मुताबिक 1.5 से ऊपर है। एक बड़ी स्ट्रॉन्ग करंट रेशो होती है। इनसाइडर ट्रांजेक्शन्स में देखें तो हमें इतना कोई खास डाटा नहीं मिल रहा। फाइनेंशियल्स में जाके देखें तो यहाँ पर हमें सेल्स में इंक्रीज दिख रहा है बहुत अच्छा, कॉस्ट ऑफ गुड सेल्स में इंक्रीज दिख रहा है। अच्छा, कॉस्ट ऑफ गुड सेल्स को सेल से निकाल दें तो हमें हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ जाता है। तो ग्रॉस प्रॉफिट में भी हम देख सकते हैं कि चूंकि हमारे पास कॉस्ट भी इंक्रीज हो रही है और सेल्स भी इंक्रीज हो रही है, लेकिन कॉस्ट उस लिहाज से इंक्रीज नहीं हो रही, उस परसेंटेज से इंक्रीज नहीं हो रही जिस परसेंटेज से सेल्स इंक्रीज हो रही है, जिसमें आपको अगर इनको सब्ट्रैक्ट करें तो ग्रॉस प्रॉफिट ज़्यादा बच के आ रहा है। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। इसके बाद आपके पास कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसिव है, वो भी बिल्कुल ठीक है हमारे पास। ईबीआई डीटीए ईपीएस भी आपको दिखाता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन भी हम देख सकते हैं कि ये एक की फिगर्स होती हैं जो हम एक स्कीम थ्रू करते हैं एक कंपनी के अंदर, ये की फिगर्स होती हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन भी हमारे पास इंक्रीज हो रही है विच इज़ वेरी गुड। ठीक है, इसके अलावा हम बैलेंस शीट्स के बारे में बैलेंस शीट में भी देखेंगे तो उसमें हमारे पास फिक्स एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं, जो कि एक अच्छी चीज़ है कि कंपनी अपनी ग्रोथ को कर रही है, एक्सपेंशन कर रही है, ज़्यादा प्लांट्स लगा रही है, ज़्यादा एसेट्स ले रही है अपने फिक्स्ड। तो एक फ्यूचर पर्सपेक्टिव के लिए एक अच्छी बात है। यहीं अगर फिक्स्ड एसेट्स कम हो रहे होते हैं, इसका मतलब कंपनी अपने एसेट्स को ही लिक्विडेट कर रही है, तो इसका मतलब कंपनी के दिमाग में कुछ इस तरह का चल रहा है कि वो ज़्यादा देर के लिए कंपनी सस्टेन नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो अपने फिक्स्ड एसेट यानी कि मशीनरी वगैरह को या लैंड वगैरह को ही बेच रही है। लेकिन अगर ये इसी कंपनी की बारे में बात करें तो ये अपने आप को एक्सपैंड करती जा रही है विच मीन्स के इसका इन फ्यूचर अच्छे पर्सपेक्टिव और अच्छे गोल्स हैं अपने बिजनेस को लेकर। इन्वेस्टमेंट्स की बात करें, इन्वेस्टमेंट्स में भी कंपनी अच्छी जा रही है, अच्छे इन्वेस्टमेंट कंपनी ने की है जिसकी वजह से उसको रिटर्न अच्छा आ रहा है। इसके अलावा कैश इन हैंड और कैश इन बैंक भी इंक्रीज हो रहा है, जो कि फ्री कैश बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, वो भी बहुत अच्छे है। स्टॉक इन ट्रेड, स्टॉक ये डेप्ट आप लोग देख सकते हैं। करंट एसेट्स भी इंक्रीज हो रहे हैं, करंट लाइबिलिटीज़ भी इंक्रीज हो रही हैं, वो हमने रेशो में देख लिया। जितनी जिस कंपनी में भी एक्सपेंशन करनी होती है वो ज़रूर अपने पैसे सारे नहीं लिक्विडेट करती, वो बैंक से लोन लेती है और फिर उसके मुताबिक एक्सपेंशन करती है और बाद में उसको लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव में चुकाती रहती है। इसके अलावा हमारे पास ट्रेड पेएबल्स में 16.49 बिलियन के ट्रेड पेएबल है। करंट लाइबिलिटीज़ में हमारे पास ट्रेड पेएबल जो होते हैं ये होते हैं कि इन्होंने वेंडर से कितने पैसे लेने हैं, मतलब इन्होंने स्टॉक बेचा है किसी को, रिटेल को, वहाँ से इनको कितने पैसे आने हैं। जो ट्रेड डेप्ट्स होते हैं वो ये है कि इन्होंने वेंडर्स को कितने पैसे देने हैं, रॉ मटेरियल सपोज इन्होंने खरीदे हैं तो उसके पैसे किसको देने हैं उतना। तो अगर ट्रेड पेएबल्स भी ज़्यादा हो रहे हैं तो इसके मतलब ये भी है कि कंपनी की जो प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा बिक रही हैं और रिटेल्स मतलब उनकी प्रोडक्ट्स हर कूचे कूचे पाकिस्तान में जा रही है। इसके अलावा टोटल लाइबिलिटीज़ भी हम देख सकते हैं, यहाँ पर टोटल लाइबिलिटीज़ भी इंक्रीज़ हो रही हैं। तो एज सच नो कंसर्निंग थिंग हियर। कैश फ्लोज के बारे में देखें, कैश फ्लोज भी हमें जो इन्वेस्टिंग के कैश फ्लोज हैं वो हमें नेगेटिव में दिख रहे हैं, जो कि ठीक है, इतना कोई इशू नहीं हमें नज़र आ रहा है। यहाँ पे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग भी नेगेटिव में है, नेगेटिव में फाइनेंसिंग होती ही है, इसमें भी कोई इशू नहीं है। जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है, कंपनी के ऑपरेशन अच्छे चल रहे हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं हमारे पास जो हमें जो है इस कंपनी के बारे में अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रही है। इसके अलावा मैंने पिछली भी वीडियो बनाई थी इसकी रिपोर्ट के बारे में, वो भी आप देख सकते हैं। जो मेन चीज़ है वो ये है कि हम जो इसमें अगर सपोज़ हमने 2000 मैं लॉन्ग टर्म के बारे में हमेशा बात करता हूँ, अगर हम 2025 में इसमें 2020 में इसमें इन्वेस्ट किया होता
और सपोज उसी प्राइस में इन्वेस्ट किया होता जिस जो मैक्सिमम चल रही थी 2020 में, अगर हम यहाँ पे 2020 में देखें तो 2020 में जो इसकी मैक्सिमम प्राइस थी वो 700 के करीब करीब थी। ठीक है, ये 2020 है, तो हम 700 छोड़े, हम 900 लगा लेते हैं। 2020 में इसकी प्राइस हम 900 के करीब थी मैक्सिमम, तो 900 के हिसाब से अगर हम रेट निकालें तो अगर हमने 90,000 इन्वेस्ट किया होता तो आज हमारे पास वो 90,000 बन चुका होता हमारे पास 6.5 लाख तकरीबन तकरीबन, जिसमें जो डिविडेंड ही है वो आपको आधी जो इन्वेस्टमेंट है उससे ज़्यादा मिल चुका होता है। मतलब आपने 19,000 इन्वेस्ट किया था, 45,000 से ज़्यादा आपको डिविडेंड ही मिल गया। इसके अलावा सिर्फ ये नहीं, आपको 322 शेयर्स एक्स्ट्रा बोनस शेयर्स मिले हैं। तो एक्चुअली आपके पास शेयर्स की मिकदार भी ज़्यादा हुई है। तो आगे उसकी प्राइस जब ज़्यादा हुई कोलगेट के शेयर की, जो आपने तो लिया तो 900 पे था, लेकिन उसकी प्राइस ज़्यादा हो गई और आपको एक्स्ट्रा शेयर्स भी पिछले के मिले हुए थे, तो इवेंचुअली वो सम अप होकर आपके पास 422 टोटल शेयर्स हुए। लेकिन आपने खरीदे कितने शेयर थे? 100 शेयर्स खरीदे थे। अब ये चीज़ नोट करने वाली है कि 5 सालों में आपने सिर्फ 100 शेयर्स खरीदे हैं, लेकिन वो शेयर्स ग्रो होकर आपके 422 शेयर्स बन गए हैं और प्राइस अलग इंक्रीज हुई है, 900 से उठ के 1334 64 तक आई है। तो आपकी टोटल वैल्यू 6,30,000 बनी है विद CAGR ऑफ 62.51%, विच इज इनक्रेडिबल। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है देखने वाली। अगर आप मजीद देखना चाहते हैं कि इसमें क्या चीज़ें हैं तो डिविडेंड और बोनस में भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में अगर हम टेक्निकली देखें तो टेक्निकली भी हमें जो चीज़ें दिखती हैं ना यहाँ पे, वो मैंने अपने जो चैनल पे पहले भी बता चुका हूँ कि हमारे पास इसको मैं 1,300 रुपये से उठवा रहा हूँ। मतलब मैं तो किसी को फोर्स नहीं कर सकता, मैं तो सिर्फ उनको एक राय दे सकता हूँ कि मैं उनको हमेशा कहता था कि 1,300 रुपये से उठा लें। 1,300 रुपये भी इस स्टॉक के लिए अच्छी कीमत है। तो उन्होंने उसने एक लो लगाया 1,000 रुपये का और अब दोबारा अपवर्ड ट्रेंड में शुरू हो रहा है। टेक्निकली मैंने पहले भी इस चीज़ पे बात की थी कि हमारे पास ये एक अपवर्ड ट्रेंड में है। अगर हम ट्रेंड ड्रॉ करने की कोशिश करें तो ये एक इस तरह का हायर हाइज हायर लोज वाला ट्रेंड हमें दिख रहा है। और अब हमने देख रहे हैं कि जब इसने एक हायर लो लगाया है, इस तरह यहाँ पे हायर लो लगाया था तो शूट अप किया था, यहाँ पे हायर लो लगाया था तो ये शूट अप किया था, यहाँ पे इसने हायर लो लगाया था तो ये शूट अप किया था। तो यहाँ पे भी हायर लो लगा रहे हैं, तो हमारे पास इसकी एक्सपेक्टेशन शूट करने की है विद इन 1 ईयर। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसने एक हाई से लो तक कितनी बार्स बनाई? 10 या 11 12 बार्स बनाई है इसने। तो हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये नेक्स्ट हाई तक भी 10 या 11 बार्स बनाए, और मंथली में हम 10 या 11 बार्स को एक साल कंसिडर करते हैं। तो एक साल की एक्सपेक्टेशन हमारी है कि ये अपना हाई मतलब 1776 क्रॉस करेगा। तो लोग इसको अभी उठा कब सकते हैं, अब वो भी हम देख लेते हैं। अब उठाने के लिए मैंने जो है बात पहले भी की थी आप लोगों को कि यह है हमारे पास यहाँ पर कुछ ऑर्डर फ्लोज बन रहे हैं जहाँ पर ये प्राइस दोबारा आ सकती है। अब यहाँ पे हमने देखा कि ये जो प्रीवियस सेलिंग थी, इस बड़े मूव से पहले ये प्रीवियस सेलिंग ये एरिया था। तो इस एरिया को इसने ये देखें यहाँ पे सपोर्ट बनाया और यहाँ पे प्राइस ऊपर गई। इस बड़े मूव से पहले प्रीवियस सेलिंग कौन सी है? बड़ी सेलिंग ये है। ठीक है, तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि इसी को सपोर्ट बना के ये ऊपर जाएगा। और यहाँ पर अगर हम गौर से देखें तो वो यहाँ पर विक्स भी बना रहा है, इसका मतलब सपोर्ट बना रहा है। ठीक है, यहाँ पर कोई विक नहीं थी नीचे, मतलब यहाँ पे अगर प्राइस नीचे आई थी तो यहाँ से ऊपर बाइंग, यहाँ पे सेलिंग प्रेशर नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पर नीचे विक है, यहाँ पे नीचे बाइंग प्रेशर है। ठीक है, तो ये हमें देखने को मिल रहा है। तो कोई भी चीज़ मार्केट में बगैर लॉजिक के नहीं होती। हमारी जितनी भी एक एक कैंडल है, उस हर एक कैंडल की अपनी लॉजिक होती है। फिर बीच में मैंने आपको ये भी बताया था कि इसमें ये वॉल्यूम्स क्यों लगे हैं। अगर आपने मेरी पिछली कोलगेट की वीडियोस नहीं देखी तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है देखना कि यहाँ पर किसने माल उठाया कि इतने वॉल्यूम्स लगे हैं। तो मैं रिपीट नहीं करूँगा, आप खुद जाके देखें, इंशाल्लाह आपको ज़्यादा समझ आएगी। उसमें रिपीट करूँगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। तो अब हमें क्या करना है? अब हमने इसमें इन्वेस्ट करना है। अगर अगेन कुछ लोग जब कोलगेट 1300 1400 पे था तो कुछ लोग कहते थे कि ये मतलब अब डंप कर जाएगा, लेकिन मैं तब भी ये कहता था कि अब एक वैल्यू वैल्यू वाली कंपनी है
तो उसको आप उठा क्यों नहीं रहे? अगर हम देखें ना तो कोलगेट की सेल्स इंक्रीज ही हुई हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पर 2023 में भी देखें ना तो 2023 में जो कोलगेट की सेल्स थी वो हमारे पास 91.46 बिलियन थी ना। अगर हम यहाँ पे देखें, या सेल्स को छोड़ें, आप सिर्फ 11.38 नेट प्रॉफिट मार्जिन को ही देख लें। अगर हम यहाँ पे देखें तो इस एरिया पे 2023 में 11.3% नेट प्रॉफिट मार्जिन था, और यहाँ पर अपने नेट प्रॉफिट मार्जिन के हिसाब से ये कंपनी 1700 की बिक रही थी, और तब कंपनी की सेल्स भी ज़्यादा नहीं थी, तो तब कंपनी की सेल्स थी 91 बिलियन रुपीज़, ठीक है। तो अब जब कंपनी 1000 को टच की है, और टीटीएम में हम जाके देखें तो 115 बिलियन की तो सिर्फ सेल्स है उसकी, 115 बिलियन की सेल्स है, और जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो इंक्रीज होकर 16.18% हो गया। तो क्या आपको ये समझ नहीं आ रही कि ये कंपनी 1700 से उठ के 1000 पे आ गई है, और इसकी ग्रोथ भी इंक्रीज हो रही है, इसकी जो है हमारे पास सेल्स भी इंक्रीज हो रही है, नेट प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज हो रहा है, और ये कंपनी सस्ती मिल रही है हमें। तो क्या एक इन्वेस्टर के मुंह में पानी नहीं आएगा इस कंपनी को देखकर? तो क्या आप बताएं कमेंट्स में कि आना चाहिए कि नहीं इस कंपनी को देख के पानी? तो इसी सवाल के साथ मैं ये वीडियो को एंड कर रहा हूँ, और मजीद आप लोग चाहते हैं कि मैं इस तरह की वीडियोस बनाऊँ, इसके मजीद पार्ट्स भी बनाऊँ, और आपके सामने इतनी डेप्थ में इंफॉर्मेशन रखूँ, तो मस्ट शेयर, लाइक, सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, बिकॉज ये सीरीज़ मैं 2025 में चलाऊँगा सारी, और इंशाल्लाह आई विल ट्राई कि हर वीक 1 या 2 वीडियोस इस सीरीज़ से रिलेटेड आए। अगर आप मिस आउट नहीं करना चाहते तो मस्ट शेयर, लाइक, सब्सक्राइब और हमारी फैमिली का पार्ट बने। नेक्स्ट टाइम के लिए भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।